रामनगर गांव में सुशीला अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। सुशीला के पति के स्वर्गवास को 2 साल हो चुके थे। पिता के स्वर्गवास होने के बाद गोपाल ने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया और कुछ ही समय में गोपाल ने शहर जाकर नौकरी करके काफी पैसा कमा लिया। फिर गांव आकर अपनी मां के साथ ही रहने लगा। गोपाल को आए 1 महीना हो गया था। तब एक दिन सुशीला रसोई में पराठे बना रही थी और गोपाल बैठ के नाश्ता कर रहा था। तब उनके घर पर कोई बाहर खड़ा सुशीला को आवाज देकर बुलाने लगा। सुशीला, सुशीला। मैं जाकर देखता हूँ कौन आया है। अरे बेटा, तू आराम से नाश्ता कर ले। थोड़ी देर चिल्लाने दे। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अपने आप चली जाएगी। ओह हो माँ, घर के बाहर कोई खड़ा हो तो हमें देखना तो चाहिए कि कौन है। मुझे पता है कौन है। पर गोपाल फिर भी नाश्ता छोड़कर जाता है और घर का दरवाजा खोल देता है। सामने अपने पड़ोसी गंगा ताई को खड़ा देखकर गोपाल अपनी माँ को आवाज देकर कहने लगता है, माँ, गंगा ताई आई है। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे हट। यह कहकर गंगा ने गोपाल को हल्का सा धक्का दिया और घर के अंदर चली गई। इतने में ही सुशीला भी रसोई से बाहर आ गई। अरे गंगा दीदी, आज इतनी जल्दी? कहो कैसे आना हुआ? हाँ, अरे मैं तो पहले ही आने वाली थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग देर तक सो रहे होंगे, बस यही सोच के रुक गई। कोई बात नहीं, हम तो सुबह ही उठ जाते हैं। वैसे आज क्या खत्म हो गया? वो थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी कि सबके लिए बढ़िया हलवा बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो चीनी का एक दाना भी नहीं निकला। अब कल रात मेरे बेटे और बहू देर से घर लौटे थे, तो उनको जगाना भी ठीक नहीं लगा मुझे। ठीक है, लाओ कटोरी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, बस आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, आलू की सब्जी पराठे के साथ तो मुझे बहुत पसंद है। बस उसके साथ थोड़ा अचार और दही भी हो तो मजा ही आ जाता है। और आलू की सब्जी में मिर्ची का तड़का भी लगा हो तो ओ हो, वैसी ही बनाई है ना? हाँ, खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतना कह रही हो तो दे दो थोड़ी सी। ऐसा करो, सिर्फ सब्जी ही अपनी एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो दे जाऊंगी। सुशीला गंगा को सब्जी और साथ में 2 पराठे भी दे देती हैं। गंगा सुशीला की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था सुशीला के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। गंगा किसी न किसी बहाने से खाने का सामान मांग ही लिया करती थी। उसकी आदत से सुशीला और उसका बेटा गोपाल भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बड़ी भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे बस सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ मांगे। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही उस औरत के दिमाग को ठिकाने लगा देता हूं। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं। और सच कहूं तो पहले गंगा दीदी ऐसी नहीं थी। तेरे पिताजी बड़ा मानते थे उनको और उनके परिवार को। जब से उनके पति गुजर गए, तब से थोड़ी बावली सी हो गई है। बेटा, मुझे तो उनपे बड़ी दया आती है। अब हो सकता है कुछ दिक्कत हो उनके घर में, इसलिए मजबूरी होगी। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा और बहू भी तो हैं। पूरे गांव में उनके खेतों में सबसे ज्यादा फसल हुई है। और हो भी क्यों ना, उनके पास सबसे बड़ी जमीन है। और फिर गंगा ताई ने खुद से कभी कोई परेशानी की बात कही? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं जताया कि उनके घर कोई परेशानी हो। उल्टा हमेशा अपने बेटे और बहू की तारीफ ही करती रहती है। आ, तू छोड़ना ये सब। तू ये बता, मेरी होने वाली बहू को ब्याह कर कब ला रहा है? शहर में ही गोपाल की मुलाकात रिया से हुई और उन्हें प्यार हो गया। सुशीला भी गोपाल की पसंद से खुश थी और उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। फिर एक दिन कैसी हो सुशीला? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ दीदी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम रिया ने ही संभाल लिए हैं। मेरे गोपाल को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं यह कह रही थी कि थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ,
है तो सही, पर वो थोड़ा पुराना हो गया है। अरे फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो, फिर जितना है वो मुझे दे दो। गंगा वैसे थी तो पड़ोसन पर सुशीला ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन के समान समझा था, लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने के लिए गंगा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद सुशीला भी परेशान हो गई थी और अब तो उसके घर में बहू भी आने वाली थी। कुछ ही समय में रिया और गोपाल की शादी हो जाती है। रिया ने शादी के बाद ही सारे घर की जिम्मेदारियां उठा लीं और रसोई भी अब उसके हाथों में थी। फिर एक दिन और सुशीला बहन, आज क्या पकवारी हो अपनी बहू से? छोले चावल बनाए हैं ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ हाँ, जरूर लेकर आओ। छोले चावल तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं। रिया जल्दी से एक प्लेट में छोले चावल ले आती हैं, जिसे गंगाताई बड़े चाव से खाने लगती हैं। कुछ ही मिनट में पूरी प्लेट साफ हो जाती है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया छोले बनाए थे बहू। झुक झुक जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़े से छोले मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। रिया के लिए यह पहली बार था, इसलिए उसको कुछ खटका नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनो जी, ये गंगा ताई की क्या परेशानी है? ये रोज रोज खाना मांगने क्यों आ जाती हैं? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत हैं। हर रोज खाना मांग के खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। रिया ने उस वक्त गोपाल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। फिर अगले दिन सुशीला, ओ सुशीला, कहाँ हो? ताई जी, वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। कोई जरूरी काम हो तो बुला लाऊं उन्हें। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अब चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। इसके बाद रिया ने गंगा की लाई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भर के दे दिया। गंगा अपने घर जाकर उस तेल से खाना बनाने लगी। उसी समय उसके बहू और बेटे वहां आ गए। ये देखो, ये बुढ़िया फिर से कहीं से कुछ मांग कर ले आई। हे भगवान, सारे गांव में नाक कटा रखी है हमारी। मांग के ना खाऊं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं हो, ना खाना और ना ही कोई राशन। हाँ तो, जीवन भर का ठेका थोड़ी लेकर रखा है। अरे रहने की जगह दे रखी है, ये क्या कम है? भूलो मत, तुम्हारे पति ने मरने से पहले जीवन भर जो कमाया, वो अपनी बीमारी पर खर्च करवाकर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है, वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ। मेरा कहना तुम सुनती कहाँ हो। कब से कह रहा हूँ कि छोड़ आता हूँ तुम्हें कमला मौसी के पास। वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती। हाँ बेटा, इसी घर में पूरी जिंदगी काटी है। सोचा था यहीं से मेरी अर्थी उठेगी, पर तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे, इसलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब लग रहा है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर उसका है, तो मैं चली ही जाती हूँ। इतने में ही रिया और सुशीला वहां आ जाती हैं। तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी दीदी, हमारे घर में, जो अब से आपका ही है। सुशीला, तुम? हाँ दीदी, बहुत अच्छा हुआ कि रिया के कहने पर मैं उसके साथ ही तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों दीदी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती सुशीला? कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं देती। आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा कर रही हूँ। ये कैसे बताती और किस मुंह से बताती? कसूर तो मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं है, बल्कि जिसका है, भगवान उनको उनकी सजा जरूर देगा। जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं देते और उनको बोझ समझते हैं, वे लोग कभी ना कभी खुद दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। अभी आप हमारे साथ चलिए। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और गोपाल, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ।
यह कहकर रिया ने गंगा को अपने गले से लगा लिया। गंगा भी उसे ना नहीं कर पाई। गंगा ने पलटकर अपने बेटे बहू को देखा भी नहीं और सुशीला और रिया के साथ चल पड़ी ताकि अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।